we're starting with number 13 students. 1 3. B owns a building consisting of 3 identical units. बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 यूनिट हैं, 3 फ्लैट, 3 प्रॉपर्टी, एक ही बिल्डिंग में 3 अलग अलग फ्लैट कह सकते हैं, ओके, 3 यूनिट्स, whose construction was completed on March 31st 2019. कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ मार्च 31st 2019 को. इट वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम अप्रैल 1st 2019. स्टूडेंट्स मिसिंग है वहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, इट इज अप्रैल 1st 2019, अप्रैल 1st 2019 onwards. Particulars pertaining to the 3 units for year ended 31st March 20 are given below. Unit 1, 2, 3 fair rent, municipal taxes paid, paid है तो अच्छी बात है. Municipal taxes due, due का मतलब and not yet paid मतलब outstanding, तो आउटस्टैंडिंग तो हम माइनस नहीं कर सकते. लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे फॉर्मेट में. ग्राउंड रेंट, देयर इज नो सच नेम ग्राउंड रेंट इन अवर फॉर्मेट स्टूडेंट्स. नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस, मेरा घर मैं खुद रहता हूँ. यूनिट 2 लेट आउट फॉर रेसिडेंस, आपने किराए पे दिया है, खुद नहीं रहते हो, जिसको दिया है ना वो एज ए हाउस उसमें रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट आउट क्लियरली मेंशन किया. यूनिट 3 यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. तो स्टूडेंट्स यूनिट 3 विल बी कवर्ड बाय इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. व्हाई? देयर आर 3 कंडीशंस. देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट. The person, the SSE must own that property. Third, property should not be used for own business profession. तो आपने खुद के बिजनेस के लिए यूज किया, so this is not covered under income from house property. It will be covered under income from business profession. Unit 3. Unit 1 self occupied, Unit 2 let out, Unit 3 चला जाएगा business profession में. On April 1st 2016 he had borrowed a sum of rupees 8 lakh bearing interest 12% per annum for construction. कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए लिया था, ध्यान रखना. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल यू कैन डिडक्ट इट. म्यूनिसिपल टैक्स अगर आउटस्टैंडिंग है तो यू कैन डिडक्ट, बट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो लेट इट भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हमारा वो सब टाइम लिमिट्स 5 ईयर्स का, 30,000, 2 लाख, जो भी ऐसा लिमिट्स है वो ध्यान रखो. आउटस्टैंडिंग से इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स फॉरगेट इट, हमने जो भी फॉर्मेट लिखा है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कोई बात ही नहीं की थी, तो हमारे लिए ये इररेलेवेंट है. दिस 12 लाख टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ट्यूशन फीस पेड फॉर डॉटर, दिस इज कवर्ड अंडर 80C. फर्दर ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन, ये 80E में आता है, कैपिटल ई. कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बी. एक यहाँ पे सेंटेंस मिसिंग है, मैंने बाद में रेड पेन से लिखा है, प्लीज यू हैव टू कंसिडर दैट. ये यूनिट 2 आपने लेट आउट किया था ना, लेट आउट मतलब रेंट पे देना, तो रेंट पे देना है तो उसका रेंट देना चाहिए ना. ऊपर में टाइप करना भूल गया स्टूडेंट्स, तो मैंने नीचे लिखा है वो. एक्चुअल रेंट फॉर यूनिट 2 इज 1 लाख पर मंथ, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ टाइप करना भूल गया तो मैंने नीचे लिख दिया है. एक्चुअल रेंट फॉर यूनिट 2. यूनिट 1 का एक्चुअल रेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं खुद रह रहा हूँ मेरे घर में, सो कैन आई पे रेंट टू माई सेल्फ? नो. यूनिट 3 का एक्चुअल रेंट नहीं हो सकता, क्यों? दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड माई सेल्फ, आई माई सेल्फ इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस. मैं खुद के यूज में ले रहा हूं ना, तो क्या मैं खुद को रेंट पे करूंगा? दैट इज द रीजन देयर इज नो एक्चुअल रेंट फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 3. यूनिट 2 का होना चाहिए, विच आई फॉरगॉट टू टाइप, मैं भूल गया था, तो अभी मैंने वो यहाँ नीचे लिख दिया स्टूडेंट्स. एक्चुअल रेंट फॉर यूनिट 2 इज 1 लाख पर मंथ, ठीक है. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अगेन आपको नाम लिखना पड़ेगा, जो भी मिस्टर सोएंसो, मिस सोएंसो, जो भी नाम देगा क्वेश्चन में वो आपको लिखना है, नेवर फॉरगेट दैट. देन द प्रीवियस ईयर, लीगल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ सोएंसो, कभी भूलना नहीं स्टूडेंट्स. एंड देन वी ड्रॉ द अमाउंट कॉलम्स. 3 प्रॉपर्टी है, बट स्टूडेंट्स एक तो उसमें से चला जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, तो उसका तो कैलकुलेशन को करना नहीं है. वी आर कैलकुलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम. बिजनेस प्रोफेशन अभी हम लोग टच नहीं कर रहे, मैं करूंगा उसका भी क्वेश्चन, नो नीड टू वरी कि अगर बिजनेस प्रोफेशन में जाता है तो क्या करना पड़ता है वहां पर. विल डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बट अभी नहीं, अभी हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, अच्छा है हमारे लिए. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी नंबर 1 विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. प्रॉपर्टी 1 वी नो इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मेरा घर है, मैं उसमें खुद रहता हूँ. So we start with gross annual value.
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दिया भी होगा तो नील, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, इवन इफ इट इज गिवन डोंट रिकॉर्ड इट, ये जरूरी है ऐसा स्टूडेंट्स, हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड में. सो वी गेट नेट एनुअल वैल्यू, हमेशा जीरो होगा नेट एनुअल वैल्यू. देन लेस इंटरेस्ट ढूंढो, स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ एनएवी. जब एनएवी जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसा हो सकता है? इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक प्री कंस्ट्रक्शन और एक कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एक करंट ईयर. दोनों भी है, नो नीड टू वरी, ये क्वेश्चन में दोनों भी है, तो उसका मैं वर्किंग यहां बना रहा हूं स्टूडेंट्स. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दे हैव गिवन अस बोथ, ये वर्किंग नोट है. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन लोन इज टेकन. लोन टेकन जो भी होगा वो डेट लिखेंगे. फिर हम लोग क्या देखते हैं, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन घर बना के तैयार कब हो गया, बनकर कब तैयार हो गया, फिर उसका वो फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं. देन स्टार्ट फ्रॉम लोन टेकन देन टिल द प्रीसीडिंग ईयर. यहाँ पे डिटेल्स है स्टूडेंट्स, देखो. ऑन 1st April 16 ही बोरोड अ सम ऑफ ₹8 लाख. तो लोन लिया 1st April 16. देखो कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ, फर्स्ट लाइन, बी ओन्स अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल यूनिट्स हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31st March 19. क्लियरली मेंशन किया है 31st March 19. सो April 1st 16 को, 1st April 16 को आपने लोन लिया और 31st March 19 को आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया. 31st March 19 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली 18-19. 31st March 19 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 18-19 में. तो स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन यू टेक अ लोन, कहाँ तक जाना है, टिल द प्रीसीडिंग ईयर. 18-19 से पहले का साल, पीछे का साल, इससे पहले का साल, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. 18-19 का प्रीसीडिंग ईयर विल बी 17-18. 17-18 मतलब 31st March 18. तो April 16 से 31st March 18 इज 2 years. तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सी लोन अमाउंट यहाँ दिया है, सॉरी स्टूडेंट्स, दूसरी लोन अमाउंट हियर इट वाज 8 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. ठीक है, गॉट दैट, 8 लाख एंड 12%. तो वापस यहाँ आ जाते हैं. $8 lakh into 12% into 2 years. It is not 2 months. So 8 12 are 96 होता है, 96,000 into 2. It will be 1,92,000. फिर इसके बाद हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 5 करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 5. सो इट कम्स टू 38,400. तो आपको 38,400 माइनस करने मिलेगा कितने साल तक, 5 साल तक. स्टार्ट कब से करने का, द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड. तो पहला साल 18-19 में माइनस करना, फिर 19-20 में माइनस करना जो कि हमारा साल है, करंट प्रीवियस ईयर. फिर 20-21 में माइनस करना, 21-22 में करना, और 5th ईयर कब एक्सपायर हो जाएगा, 22-23 में. सो 38,400 आपको ऐसा 5 इंस्टॉलमेंट में माइनस करने मिलेगा. सो टोटली 192 हो जाता है ना. तो पूरा 192 एड हॉक लमसम एट वंस यू कांट डिडक्ट इट, एट वन गो यू कांट डिडक्ट इट. 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलता है 38,400. गॉट दैट स्टूडेंट्स. बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस लोन ही बोरोड अ सम ऑफ ₹8 lakh फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. वो बिल्डिंग में कितने यूनिट है, 1 2 3. सो वॉट एवर आंसर यू हैव गॉट ना स्टूडेंट्स, ये 38,400 आपको पूरे बिल्डिंग का मिला है, बट हम लोग तो यूनिट वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं ना. सो ये 38,400 को डिवाइड बाई 3 कर लो स्टूडेंट्स. सो दैट इज द रीजन. मैं लिख देता हूं वो, नो नीड टू वरी. सिंस लोन इज टेकन फॉर बिल्डिंग, उन्होंने ऐसा नहीं कहा खाली यूनिट 1 का लोन या यूनिट 2 का, फॉर एंटायर बिल्डिंग ना. देयरफॉर इंटरेस्ट पर यूनिट, पर यूनिट मतलब पर फ्लैट, पर प्रॉपर्टी विल बी, जो भी आपको आंसर, सॉरी स्टूडेंट्स, 38,400. ये बिल्डिंग में यूनिट्स कितने, 3. ये 3 यूनिट है, 3 इयर्स नहीं है. सो इसको डिवाइड करो तो आंसर आपको आ जाएगा 12,800. 12,800 यू कैन डिडक्ट. सॉरी स्टूडेंट, पता नहीं कुछ इश्यू. 12,800
followed why I did this 12,800. Once again I repeat, ये तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल 2 years है तो 2 years का इंटरेस्ट 192 डिवाइड बाई 5 38,400. नॉर्मली हम लोग ये 38,400 लिख देते थे सॉल्यूशन, बट नाउ आई कांट डू दैट बिकॉज दिस लोन इज टेकन फॉर एंटायर बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग में 3 डिफरेंट फ्लैट है, 3 डिफरेंट यूनिट्स, सो हर फ्लैट का इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए ना, तो इसके लिए डिवाइड बाई 3 किया, सो पर यूनिट यू विल गेट 12,800. सो यहाँ पे मैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लिखूंगा, सॉरी ये लेस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इट कम्स टू 12,800. अब स्टूडेंट्स करंट ईयर भी इंटरेस्ट है, सिंपल अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से हमें मालूम पड़ जाएगा. स्टूडेंट्स आपने लोन लिया कितने लाख का? 8 लाख का, है ना. लोन कब लिया था आपने? 2016 में. क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा है वेदर दे हैव स्टेटेड कि लोन इज ऑलरेडी रीपेड? कहीं भी नहीं लिखा है स्टूडेंट्स. दैट मीन्स लोन अभी भी बाकी है. इन द करंट ईयर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो अगर लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन बाकी है, तो क्या बैंक इंटरेस्ट आपको माफ कर देगी क्या? नेवर. दैट मीन्स करंट ईयर में भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. फॉलो स्टूडेंट्स, सिंपल सा लॉजिक. This person has taken a loan of 8 lakh in 1st April 16. Later on they have not said कि loan is repaid. अगर लोन रीपेड हो जाता है तो दैट मीन्स फिर आगे आपको इंटरेस्ट कभी नहीं चार्ज होगा. आगे समझ स्टूडेंट्स, सिंपल लॉजिक है वो, एकदम कॉमन सेंस है. नाउ स्टूडेंट्स दे हैव नॉट सेड एनीथिंग वेदर लोन इज रीपेड. दैट मीन्स लोन इज नॉट येट रीपेड. कुछ नहीं लिखा तो मतलब लोन इज नॉट येट रीपेड. इफ इट इज नॉट येट रीपेड बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट. भले वो आउटस्टैंडिंग हो, यहाँ लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. जाने दो, म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग होता है तो वी डोंट डिडक्ट, बट हाँ ये आउटस्टैंडिंग है ना तो चलता है स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो करंट ईयर इंटरेस्ट, अभी मैं करंट ईयर इंटरेस्ट लिख रहा हूं. करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? लोन अमाउंट 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%. दिस कम्स टू हाउ मच? 96,000. बट अगेन ये लोन किसके लिए लिया था? बिल्डिंग के लिए. बिल्डिंग में कितने यूनिट्स हैं? 3. तो 96,000 को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. सो आंसर विल बी 32,000. This loan was not taken only for unit 1 or only for unit 2 or only for unit 3. They have clearly used the term for the building. और बिल्डिंग में 3 यूनिट है तो हर यूनिट का इंटरेस्ट पता होना चाहिए ना स्टूडेंट. बेसिक अकाउंटिंग. 32,000 स्टूडेंट. 0 माइनस 1200 माइनस 32. सो आउटर कॉलम नेगेटिव आंसर होगा. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम या तो नेगेटिव होता है या जीरो होता है. पॉजिटिव आया तो मतलब आपने गड़बड़ की है, कभी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए. सो हाउस प्रॉपर्टी 1 हो गया. प्रॉपर्टी 2 क्या था स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी 2 वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड रेंट पर मंथ इज 1 लाख. और हाउस 3 का तो हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है. ओके, नाउ आ जाते हैं प्रॉपर्टी 2. प्रॉपर्टी 2 यहाँ जगह है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले स्टूडेंट्स. वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. प्रॉपर्टी 2, दे हैव सेड इट इज लेट आउट. और वेकेंट लेट आउट नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं था कि आपका घर खाली था. दे हैव नॉट सेड दैट वे. ओके, सो वी स्टार्ट विद ग्रॉस एनुअल वैल्यू. देख लो कोई म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कुछ ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे. फेयर रेंट है स्टूडेंट्स, इट इज 6 लाख. म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, और स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. म्यूनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन. आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन. सो विल राइट ओनली फेयर रेंट. जो दिया है वही लिख सकते हैं, जो नहीं दिया है वो नहीं लिख सकते. फेयर रेंट स्टूडेंट्स कितना है? 6 लाख. देन प्लीज राइट एक्चुअल रेंट 1 लाख पर मंथ. मैंने वो लास्ट में रेड पेन से लिखा है, एक्चुअली मैं टाइप करना भूल गया था. 1 लाख. अच्छा, कोई अनरियलाइज रेंट तो नहीं है? लेट मी चेक. फेयर रेंट, म्यूनिसिपल, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नो स्टूडेंट्स, नहीं है, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ओके, सो विल राइट 1 लाख इंटू 12 इज 12 लाख. सो विच एवर इज हायर. देर इज नो स्टैंडर्ड रेंट वगैरह नहीं है. लेस
म्यूनिसिपल टैक्स, ये लेट आउट प्रॉपर्टी ना, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर सकते हो बट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। देखो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 30,000, ड्यू नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो 15 तो नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा माइनस करने आपको, सो वी कैन डिडक्ट 30,000। सो 12 लाख माइनस 30 विल बी 1170 स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। फिर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको दो डिडक्शन मिलेगा, कौन कौन सा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और एक आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी करके रखा है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है 30%। 30% ऑफ व्हाट, एनएवी। एनएवी कितना था 11,70,000, इट इज 3,51,000 स्टूडेंट्स, 351। अगेन दो कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के स्टूडेंट्स, तो इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 3,51,000। और क्या मिलता है इंटरेस्ट। स्टूडेंट देखो कैलकुलेशन ऑलरेडी है, क्यों टाइम वेस्ट करना। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था 38,400, उसको डिवाइड बाई 3 किया था तो वी गॉट 12,800। सेम वे करंट ईयर इंटरेस्ट 32,000, क्योंकि ये लोन किसके लिए लिया था, पूरी बिल्डिंग के लिए ना, तो बिल्डिंग में यूनिट 1 भी आता है, यूनिट 2 भी आता है, तो यूनिट 2 को भी मिलेगा ना माइनस करने, सो 12,800 एंड 32,000। अच्छा करंट ईयर इंटरेस्ट में एक मिनट सुनता, 32 पहले मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद। सो सेम वे आई विल राइट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर। अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ है तो करंट ईयर में भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर। ओके, दिस वाज 12,800 and this was 32,000. Answer will be 351 minus 12,800, sorry कितना था वो जी, 11,70,000 was net annual value minus 351 minus 12,800 and minus 32. So outer column होगा 774,200. So this was property 2. Property 3 is covered by income from business profession. तो उसका कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, we are discussing only income from house property. बट स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है, तो जब आप टोटल करोगे ना तो 44,800 इससे माइनस करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है और वो आंसर नेगेटिव है, 44,800 माइनस करेंगे, सो नेट आंसर विल गेट, नेट आंसर हमको आता है 7,29,400। 44,800 नेगेटिव है तो 44,800 इससे माइनस किया, सो दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। क्या पूछा था, कंप्यूट व्हाट, कुछ लिखा है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैंने इनकम कैलकुलेट कर लिया। सी हियर, अच्छा ये किस में आता है, ट्यूशन फीस, फर्दर ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हिज सन हायर एजुकेशन, ये सब आता है 80 सी और ई में। शुड आई डिडक्ट दैट, नो। यहाँ पूछा क्या है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा ना स्टूडेंट्स तो वो सब माइनस करने का डिडक्शन। इफ दे से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, जस्ट इनकम लिखा है ना स्टूडेंट्स, तो वो सब माइनस मत करो, वो जाने दो, ठीक है। सो हियर वी हैव डन इट, उसका डिडक्शन मिलेगा, बट अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बाकी है ना, वो यूनिट 3 उसमें जा रहा है, बट हम उसका कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले ये अच्छे से हो जाए, फिर बिजनेस प्रोफेशन साथ में कैसे करने का, विल डिस्कस दैट, नो नीड टू वरी। तो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दैट डिडक्शन 80C, मैं नोट लिख देता हूँ उसके लिए, नो नीड टू वरी। क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन लोन for higher education is covered under section 80E. ओके, एक और क्या था, ट्यूशन फीस पेड फॉर डॉटर covered
अंडर सेक्शन वो 80E था, ये 80C कैपिटल C। अच्छा, यूनिट 3 हमने क्यों नहीं लिखा? यूनिट 3 इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। ओके, सो यूनिट 3 वाज यूज फॉर ओन बिजनेस, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। देयर वाज कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैंने सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया और ये 2 डिडक्शन भी नहीं लिया, ट्यूशन फीस का और इसका, बिकॉज आई मस्ट कैलकुलेट बिजनेस प्रोफेशन ऑल्सो, देन ओनली आई कैन क्लेम डिडक्शन। डिडक्शन कब मिलता है? व्हेन यू टेक टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो एक हेड ऑफ इनकम और है ना बिजनेस प्रोफेशन, मुझे पता है ना उसकी एक और हेड है, बट आई एम नॉट मेकिंग कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी right now we are concentrating only on house property। so यहाँ से solution start हुआ था। प्रॉपर्टी नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड था, मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख अलाउड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, है ना। 30,000 फॉर इंटरेस्ट फॉर रिपेयर्स एंड 2 लाख फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, बट दोनों का टोटल शुड नॉट एक्सीड 2 लाख, बट ये तो बहुत कम है, 44,800 ही था स्टूडेंट। हाँ, यहाँ कहीं रिपेयर नहीं कहा था। अगर ये होता ना करेंट एंड इंटरेस्ट रिपेयर के लिए, तो मैं 32 नहीं लिख सकता, देन आई मस्ट राइट ओनली 30,000, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स, वहाँ पे लिखा था लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लियरली मेंशन किया था। देन प्रॉपर्टी 2 वी डिड, फिर टोटल किया है सब, और ये 3 नोट लिख दिया मैंने स्टूडेंट। ओके, देखो यहाँ मेंशन किया था लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर के लिए नहीं लिया था वो, ठीक है। सो वी हैव डन दिस। Just solving number 10. Mr. Z, owner of 4 properties, asks us to calculate his taxable income. Students, उन्होंने term clearly use किया है क्या? Taxable income. तो taxable income का meaning क्या होता है? All 5 heads of income, salary है तो लिखो, house property लिखो, business profession, capital gain, other sources, and then deduction also. For the previous year 1920, house 1 2 3 4 या property number 1 2 3 4, nature of occupancy, ये दोनों self occupied, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है बट ये लेट आउट है। बट नेक्स्ट लाइन देखो, यूसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज अ हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड एज अ हाउस, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पज। स्टूडेंट देखो ये बिजनेस है। कंडीशन नंबर 1 फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कंडीशन 1, हमने 3 कंडीशन लिखे थे ना स्टूडेंट्स। देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट। सेकेंड, प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। थर्ड कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन। खुद का प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज करोगे ना, इट इज नॉट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो ये थर्ड कॉलम ना स्टूडेंट्स पढ़ो और भूल जाओ, बिकॉज इफ दे आस्क, दे हैव आस्क्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ना, चलो ठीक है, दे हैव आस्क्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, बट स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस इनकम, सॉरी एनी इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, अगर कुछ इनकम होगा तो इट विल बी कंप्यूटेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसमें इनकम नहीं होगा एक्चुअली, इसमें सब एक्सपेंस होगा, सो इट विल बी डिडक्टेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सो वंस अगेन आई रिपीट, है तो तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट ये दोनों जो है ना, इट इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, घर के लिए यूज कर रहे हो। तो एज पर इनकम टैक्स, 2 properties, 2 housing properties can be occupied as self, okay, for self use। तो आपने 2 हाउस अपने लिए खुद के यूज के लिए रखे, तो इनकम टैक्स के हिसाब से ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा कर सकते हो। थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस, आप घर जैसा यूज नहीं कर रहे हो, उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। ओके, सो दिस थर्ड प्रॉपर्टी ना विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये चैप्टर में वो नहीं आता है, तो जाने दो इसको। लास्ट फोर्थ लेट आउट है, और लेट आउट फॉर हाउस उन्होंने लिखा है, आपने लेट आउट किया है, क्लियरली मेंशन किया। आगे पढ़ लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट पर मंथ। स्टूडेंट्स ये तीनों में नहीं हो सकता, फॉर द सिंपल रीजन, ये तीनों क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना। जब आपका घर आप खुद यूज कर रहे हो, आपका प्रॉपर्टी आप खुद यूज कर रहे हो, तो क्या आप अपने आप को रेंट दोगे? नेवर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक्चुअल रेंट नहीं दिया है। हाँ, लास्ट वाले में आपको दिया एक्चुअल रेंट। देन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के नाम की कोई चीज़ हमारे फॉर्मेट में नहीं होती।
रिपेयर्स भी नहीं होता। हाँ, म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, टेनेंट ने पे किया तो भूल जाओ, इट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, भूल जाओ, इट कांट बी डिडक्टेड। रिपेयर्स, रिपेयर्स नाम की कोई चीज हमारे फॉर्मेट में नहीं होती। हमारे फॉर्मेट में सिर्फ 3 एक्सपेंस होते हैं। वी हैव दे अलाउ अस टू डिडक्ट ओनली 3 एक्सपेंसेस, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट। बाकी सब एक्सपेंस छोड़ देना है स्टूडेंट्स। अनरियलाइज रेंट, प्रेस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड, कहाँ पे दिया है अनरियलाइज रेंट? लास्ट कॉलम, और देगा भी लास्ट कॉलम में, क्योंकि अनरियलाइज रेंट कब होता है? जब आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हो। खुद के घर में रहते हो तो अनरियलाइज रेंट होगा क्या? अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स। बैड डेट्स कब होता है? जब आप दूसरे को रेंट पे दोगे अपना घर स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट इज द रीजन दे हैव गिवन इट ओनली इन द लास्ट कॉलम। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर, मॉर्गेज ऑफ हाउस 1, आपने पहला वाला घर गिरवी रखा, गिरवी रख के लोन लिया, बट उसका इंटरेस्ट, वो लोन कहाँ पे यूज किया? हाउस 2 में और हाउस 4 में, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो स्टूडेंट्स, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव मॉर्गेज योर हाउस 1 बट दैट लोन अमाउंट इज यूज फॉर हाउस 2 and 4, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू एट ऑल, ठीक है। बट इतना खाली हमको ध्यान रखना है, लोन सिर्फ 5 पर्पजेस के लिए लेना, फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिन्यूअल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। आप चाहे बैंक से लो, आपके रिलेटिव से लो, कोई भी घर गिरवी रख के लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। ओके, ये 5 पर्पजेस के लिए आपने लोन लिया है, यू कैन डिडक्ट योर इंटरेस्ट। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन फॉर ऑल द कॉलम्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C में आता है, नोटिफाइड डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 80C में आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ आल्सो कवर्ड अंडर 80C। तो कितने घर हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। बट एक बात तो पक्की हो गई, हाउस 1 एंड हाउस 2 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। एज पर इनकम टैक्स 2 हाउसेज कैन बी केप्ट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, so ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। थर्ड भी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस है, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। फोर्थ हाउस लेट आउट है, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो नाउ वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। अगेन स्टूडेंट्स, पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, मिस्टर जेड, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। स्टूडेंट्स, उसको टैक्सेबल इनकम की जगह, देयर इज अ रीजन, मैं टैक्सेबल इनकम की जगह उसको कर देता हूँ कंप्यूट टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। ये ना, इसको क्या कर दो, टैक्सेबल रहने दो, टैक्सेबल house property income. Please make a change in the question. Make it a taxable house property income. Taxable house property income. Taxable house property income. Come calculate his taxable house property, HP, house property income. So now we start with the solution. 4 घर हैं जिसमें से 2 घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। गुड फॉर अस, जल्दी हो जाएगा सॉल्यूशन। We start with property number 1. उसका टाइप क्या है, नेचर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। इट इज यूज एज अ हाउस फॉर ओन रेसिडेंशियल पर्पस। सो वी स्टार्ट विद ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमने ऑलरेडी नोट्स में सब डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसका रहेगा निल, दिया भी है तो निल लिखने का, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। नेवर ट्राई टू फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। निल मतलब डैश लिख दो चाहे तो आप। तो मुझसे कोई नेट एनुअल वैल्यू पूछेगा इसका, तो आई विल से नेट एनुअल वैल्यू निल लेस, लेस इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपेंड्स अपॉन एनएबी। एनएबी तो आपका 0 है ना स्टूडेंट्स, तो ठीक है। तो लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है क्या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स। प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ करंट ईयर का है। हाउस नंबर 1 कौन सा टाइप का प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। दे हैव गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 35,000।
तो सॉल्यूशन में आ जाओ स्टूडेंट्स। तो प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ आपको रिपेयर्स के लिए दिया है। सो आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, डिस्क्लेमर, कंडीशंस अटैच, इफ यू हैव गॉन थ्रू द नोट्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इफ यू टेक अ लोन फॉर रिपेयर्स, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इज ओनली 30,000। अगर आपको याद आ गया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स 0 माइनस 30 करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना होगा? 30,000 होगा। दिस इज 0 ना, तो 0 माइनस 30, सो आउटर कॉलम नेगेटिव इनकम। ठीक है, सो दिस वाज हाउस नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टूडेंट्स। सो आई विल राइट प्रॉपर्टी 2, उसका भी नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो वी स्टार्ट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगेन स्टूडेंट्स अगर आपको मालूम है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज 0 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। दिया भी होगा तो मत लिखना स्टूडेंट 0। दिस इज एज पर इनकम टैक्स ना, हम लोग स्ट्रिक्टली हमारा फॉर्मेट फॉलो करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू 0 लेस, हाँ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉसिबल नहीं, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ एनएवी। जब एनएवी 0 है तो कैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट। तो विल गो हियर, सॉरी स्टूडेंट्स। यहां पे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर। देखो 2 लाख है, हाउस नंबर 2 में 2 लाख एक करंट ईयर का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 30,000। स्टूडेंट्स अगेन अगर आपको नोट्स याद हो, प्रोवाइडेड यू हैव गॉन थ्रू द नोट्स, कितना आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम मिलेगा? अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था स्टूडेंट्स, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है कितना? 2 लाख। और रिपेयर्स के लिए अगर आपने लोन लिया था तो यू विल गेट इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना? 30,000। आगे समझ में? अब यहाँ कुछ लिखा है क्या स्टूडेंट? दिस इज फॉर व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर। अब ये परचेज के लिए लिया कि कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसा रिपेयर्स दिया है ना नीचे, सो दैट मीन दिस माइट बी फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज, क्योंकि रिपेयर्स का अलग से दिया है ना स्टूडेंट्स। सो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर, दिस माइट बी फॉर आइदर परचेज और कंस्ट्रक्शन। ये कितना है? 2 लाख, और 2 लाख आपको अलाउड है स्टूडेंट्स, और रिपेयर्स का मैक्सिमम अलाउड कितना है? 30। तो शुड आई राइट बोथ 2 and 2 लाख एंड 30? नो स्टूडेंट्स, मैंने ना कंडीशंस में लिखा था मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड दोनों टुगेदर। पहले इंडिविजुअली वो लोग कहते हैं इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज मैक्सिमम 2 लाख, इंटरेस्ट फॉर रिपेयर्स मैक्सिमम 30, बट दोनों को अगर आपको ऐड करना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम यू कैन राइट 2 लाख। अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टूडेंट्स, 2 लाख इज अलाउड फॉर ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टुगेदर। यहां आपके पास कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है? 2 है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। ऑलरेडी आप 30,000 यहां पे कंसिडर कर चुके, सो दैट मीन्स मैक्सिमम यू कैन राइट ओनली 1,70,000 इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में। बाकी तो यहां देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सो 0 माइनस 170 विल बी माइनस 170। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आई विल रिकॉर्ड ए नोट ऑल्सो स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। देखो पहले समझ लो, प्रॉपर्टी 1 35,000 इज इंटरेस्ट ऑन रिपेयर्स, तो रिपेयर्स मैक्सिमम इंटरेस्ट हम कितना माइनस कर सकते हैं? 30,000, नॉट 35। तो देखो मैंने प्रॉपर्टी 1 में ना, सॉरी प्रॉपर्टी 1 में देखो 30 लिखा, तो दिस वाज प्रॉपर्टी 1, बहुत आसान था। अब we go to property number 2 which is also self occupied, used as residential house। अगर आप खुद का घर उसमें खुद रहते हो, so it is treated as self occupied। ऐसे आप कितने घर रख सकते हो? 2 घर, तो उसके पास ऐसे 2 घर हैं। ओके, नाउ सी दिस इज द इंटरेस्ट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन 2 लाख, एंड दिस इज द इंटरेस्ट ऑन रिपेयर। रिपेयर का मैक्सिमम अलाउड कितना है? 30, तो इट इज विद इन द लिमिट। और परचेज और कंस्ट्रक्शन का कितना अलाउड है? मैक्सिमम 2 लाख। सो दोनों अमाउंट है तो विद इन द लिमिट, आपने एक्सेस पे नहीं किया है। तो शुड आई राइट 2,30,000 टोटल? एक्ट सेज दैट नो, आप 2,30,000 नहीं लिख सकते। अगर आपको मैक्सिमम लिखना है स्टूडेंट्स, आप लिखना नहीं, अगर आपको लिखना है सो यू हैव पेड 2 लाख फॉर परचेज एंड 30,000 फॉर रिपेयर्स, सो टोटल बिकम्स 2,30,000, बट दे से दैट 230 नहीं लिख सकते, मैक्सिमम दोनों मिला के आप 2 लाख ही लिख सकते हैं। तो आई मस्ट राइट 2 लाख ईयर। अब मैंने 2 लाख क्यों नहीं लिखा?
अनदर पॉइंट, एक्ट सेज दैट इफ यू हैव, ऐसा दो प्रॉपर्टी है ना, सो दोनों का मिला के टोटल ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज टुगेदर, इंटरेस्ट ऑन बोथ द प्रॉपर्टीज टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 2 लाख. सो 30 में ऑलरेडी वहां लुक चुका, so 2 lakh maximum I can write, 30 I've already recorded, so now how much I can record? 1,70,000. That's what I have done. This is the only important point. बाकी self occupied property में कुछ नहीं होता students, ये ध्यान रखना पड़ता है. So again this was 35,000 given in the question, but I recorded 30 because maximum interest allowed on SOP property is only 30, तो मैंने 30 लिखा. सेकेंड प्रॉपर्टी में आके थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन. दे हैव गिवन अस 2 लाख फॉर परचेज एंड 30,000 फॉर रिपेयर्स. ये दोनों विद इन द लिमिट है स्टूडेंट्स. आपने ना 2 लाख क्रॉस किया ना 30. सो लॉजिक सेज दैट कि 2 लाख 30 टोटल होता है, तो आई मस्ट राइट हियर 2 लाख 30. इनकम टैक्स एक्ट कहता है नहीं, ठीक है, यू हैव पेड 2 लाख 30 बट मैक्सिमम वी विल अलाउ यू ओनली 2 लाख. अच्छा, जब इनकम टैक्स ने 2 लाख का है तो आई मस्ट राइट 2 लाख ना. बट अगेन द एक्ट एड अनदर पॉइंट. What is that another point? If you have two properties, two self-occupied property ना, दोनों प्रॉपर्टी का भी इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स 2 लाख फर्स्ट आई डिसाइडेड फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2, बट आई डिडंट रिकॉर्डेड 2 लाख फॉर द सिंपल रीजन 30,000 आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर प्रॉपर्टी नंबर 1. तो मैक्सिमम ईयर आई कैन रिकॉर्ड ओनली 1,70,000. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट्स. यू कैन सी कुछ नहीं होता है इसके अंदर, जस्ट इंटरेस्ट आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं. मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड 30, सो 35 की जगह मैंने 30 लिखा. ईयर यू पेड 2 लाख, यू पेड 30, सो यू मस्ट राइट 230. एक्ट सेज दैट नो, आपने पे 230 किया है, इट इज विद इन द लिमिट. अगर इंडिविजुअली देखा जाए दोनों लिमिट है, बट टोटली एग्रीगेट करके एक्ट सेज दैट ना, टोटल करने के बाद यू कांट एक्सीड 2 लाख. तो आई कांट एक्सीड 2 लाख, सो आई मस्ट राइट हियर 2 लाख. देन अगेन एक्ट जो है ना, इनकम टैक्स एक्ट मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है. व्हाट इज दैट रिस्ट्रिक्शन? यू कांट राइट 2 लाख बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लेम 30,000 फॉर योर फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सो 30 यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब यहाँ मैक्सिमम 1,70,000 लिखो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता 1 लाख, ओके स्टूडेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो ये 1,30,000 हो जाता, तो ये 130 हो जाता, तो मैं यहाँ कितना लिखता, ओनली 70,000, बिकॉज आई कांट क्रॉस 2 लाख फॉर बोथ द हाउसेज टुगेदर. तो ये सब हमको याद रखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोविजन. इसका यही एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. सैलरी में तो बहुत सारे प्रोविजन थे, यहाँ पे इतने प्रोविजन नहीं है, बट ये इंटरेस्ट का है ऑब्वियसली, एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर. ओके, मैं इसका नोट बाद में लिख दूंगा स्टूडेंट्स, अभी पूरा हम सॉल्यूशन खत्म कर लेते हैं. सो हाउस नंबर 1 2 हो गया. हाउस नंबर 3 तो स्टूडेंट्स आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. जो घर या जो प्रॉपर्टी, सॉरी, the property which is used for business, it will be covered under income from business profession. या मैंने क्वेश्चन में चेंज किया, I asked to calculate taxable house property income. I am not concerned with business income students. ठीक है, ये स्टेज पे मैं business income में जाना नहीं चाहता. लास्ट में ऐसा 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स, अभी नहीं. ओके, अभी विल ट्राई टू कीप इट सिंपल. 2 घर थे सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया. थर्ड घर आई एम यूजिंग फॉर माई थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी इट्स नॉट अ हाउस, इट्स अ प्रॉपर्टी, आई एम यूजिंग फॉर माई ओन बिजनेस, सो प्लीज इट विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. जाने दो इसको, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाने दो, हमें तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम से मतलब है. चौथे घर पे आ जाओ, इट इज यूज एज अ हाउस एंड इट्स अ लेट आउट प्रॉपर्टी. वैकेंसी तो नहीं है, अनरियलाइज रेंट है स्टूडेंट्स, वैकेंसी तो नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई स्टार्ट विद थर्ड हाउस. यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द थर्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. आई विल रिकॉर्ड ए नोट फॉर दैट इंटरेस्ट, नो नीड टू वरी. पूरा सॉल्यूशन हो जाने दो स्टूडेंट्स, सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, वापस से मैं वो इंटरेस्ट एक्सप्लेन करूंगा एंड आई विल रिकॉर्ड अ नोट फॉर दैट. वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली क्वेश्चन में. बाकी तो ऐसा कोई हाउस प्रॉपर्टी में ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है, इंटरेस्ट पे ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट्स. ओके, सो वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 कर रहे हैं. 3 तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला गया. प्रॉपर्टी 4 दे हैव क्लियरली सेड इट इज लेट आउट. चलो लेट आउट है, बट अगेन वी स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब इसमें नील मत कह देना स्टूडेंट्स, दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है. इसमें हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल वैल्यू. दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, अजम्पशन नहीं करना. फेयर रेंट देख लेते हैं एंड वी राइट विच एवर इज हायर. क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं ये दिया है कि नहीं दिया है. दिया है स्टूडेंट्स, देखो 10 लाख 12 लाख है ना, 10 लाख 12 लाख एंड
9 लाख इज व्हाट स्टैंडर्ड रेंट, 10, 12, 9, चलो ठीक है, एक साथ में डेटा कलेक्ट कर, 10, 12 एंड 9, सो म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख, 12 lakh, whichever is higher. So obviously 12 lakh is higher. यहाँ एक जीरो ज़्यादा हो गया. Okay. Then we record standard rent. It was 9 lakh students. Whichever is lower, 12 and 9, which is lower, obviously 9 lakh. Okay students, then हम लोग लिखते हैं एक्चुअल रेंट. यहाँ पे कुछ अनरियलाइज रेंट भी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. एक्चुअल रेंट, वेयर इज एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट देखो यहाँ था 1,20,000. एक्चुअल रेंट पर मंथ इज 1,20,000 पर मंथ. ओके, एंड 3 months अनरियलाइज रेंट, प्रेस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड 3 months. तो पहला 1,20,000 इंटू 12 लिखेंगे हम लोग. वन लाख 20 इंटू 12, दिस 14,40,000, 144,000 लेस अनरियलाइज रेंट. 3 महीना आपका टेनेंट ने आपको पैसा रेंट नहीं दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अनरियलाइज रेंट. एंड कंडीशन सेटिस्फाइड है. कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसके लिए मैं माइनस कर सकता हूँ, अदरवाइज यू कांट डिडक्ट. 3,60,000. सो 1440 माइनस 3,60,000, it is 10,80,000, 1080. So we'll say whichever is higher. So which is higher? Obviously 10,80,000, 9 lakh और 10,80,000, whichever is higher. Then students deduction मिलेंगे आपको. पहला मिलेगा obviously standard deduction 30% of NAV. 10,80,000 का 30% is 324, 3,24,000. और 2 इंटरेस्ट मिलता है, प्री कंस्ट्रक्शन एंड करंट ईयर. है क्या? चेक कर लो. है स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर 50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 50,000. दोनों 50-50 है. इंटरेस्ट ऑन लोन एंड अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता स्टूडेंट्स. दिस इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी? लेट आउट. वो 30,000 का लिमिट, 2 लाख का लिमिट, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अप्लाई करना स्टूडेंट्स. हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को वो 30,000 का लिमिट अप्लाई होता है. प्लीज रिमेंबर, 30,000 एंड 2 लाख का लिमिट किसको अप्लाई करना? हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड, नॉट टू दिस स्टूडेंट्स. ठीक है. So 10,80,000 minus 324 minus 50 and minus 50. So net answer is 656. ये आपका 656. ये हाउस नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 था. स्टूडेंट्स पीछे आ जाओ. ये दोनों में तो लॉस था ना, तो अब टोटल कैसा करेंगे? 30,000 माइनस है, माइनस 1,70,000, तो नेगेटिव 2 लाख. और कोई इनकम तो नहीं स्टूडेंट? जस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं. सो -30 माइनस 170 इज माइनस 2 लाख प्लस 656, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना. सो नेट फाइनल आंसर GTI विल बी, ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 4,56,000. वंस अगेन स्टूडेंट, ये 656 है ना, 656 और पीछे के दोनों आंसर नेगेटिव है ना. सो माइनस करो, 656 माइनस 170 माइनस 30. 3 घर है ना, तीनों का टोटल करना पड़ेगा. इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ. ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, क्या मतलब ये पॉजिटिव इनकम है, पॉजिटिव इनकम से नेगेटिव इनकम माइनस किया, इसको इनकम टैक्स में कहते हैं सेट ऑफ. ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बिकॉज वो सेक्शन जो है सेट ऑफ के हमारे सिलेबस में नहीं है. बट ये एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको एक घर का नेगेटिव आंसर आए, दूसरे का पॉजिटिव आए. नो नीड टू वरी, मैथ्स जैसा माइनस प्लस करके जो आंसर आएगा वो लिख लेना स्टूडेंट्स. ठीक है. सो दिस इज योर GTI. फिर इसके बाद हम लोग डिडक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पे
ग्रॉस टोटल इनकम। देन वी लुक फॉर डिडक्शंस। दिया है स्टूडेंट्स, मैं कॉलम्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डिडक्शंस हमको दिया है, लेस, आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी दिया है हमको स्टूडेंट्स। सी स्टार्ट यहाँ पे लास्ट पैरा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 1 लाख, नोटिफाइड डिबेंचर्स 50, एनएलआईसी 30, ये तीनों 80C में आता है। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टूडेंट्स 2 कॉलम बनाना अमाउंट के, इनर कॉलम फर्स्ट कॉलम में 1 लाख। देन नोटिफाइड डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये भी यहाँ पे कवर होता है 50,000। और एक 30,000 दिया था हमको अमाउंट, वो किसका दिया था? नोटिफाइड LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दे हैव नॉट गिवन सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड होगा तो हम लोग 10% रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो तो। सो फर्स्ट कॉलम में टोटल करेंगे तो वी गेट 1,80,000 और 1,50,000, विच एवर इज लेस। सैलरी में बहुत बार हमने कर लिया स्टूडेंट, सो विच इज लेस, ऑब्वियसली 150 इज लेस, तो ये आउटर कॉलम में आएगा। सो हाउ मच वाज अवर GTI स्टूडेंट? GTI देखो मैंने यहाँ लिखा था 456 में से 1,50,000 माइनस कर लो, फाइनल आंसर विल बी और टैक्सेबल इनकम 456,000 माइनस 1,50,000, सो 3,06,000 इज टैक्सेबल इनकम। Okay. You have to draw 2 columns for amount. So this was the final answer. Important ये था स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ओके अभी मैं उसका नोट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट लिखता हूँ उसका। फॉर योर रेफरेंस, इंटरेस्ट फॉर SOP, self occupied property on repairs, मैक्सिमम MAX मतलब मैक्सिमम 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर SOP ऑन कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो उसके लिए लोन लिया तो मैक्सिमम 2 लाख। बोथ टुगेदर, दोनों को ऐड करने के बाद, मतलब एग्रीगेट करने के बाद, है ना, 2,30,000 होता है। बोथ टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। मतलब ऐसे आप टोटल करोगे तो 2,30,000 होता है स्टूडेंट्स, बट दे वोंट अलाउ यू 230। दोनों का टोटल 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली खाली आपने रिपेयर्स के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 30, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आप 2 लाख तक मैक्सिमम डिडक्ट कर सकते हो, ओके। बट दोनों लोन लिया है तो ध्यान रखना, फिर 2 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, दोनों का टोटल 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस वाज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, है ना, आपके पास 2 SOP थी ये केस में, टोटल इंटरेस्ट of both properties cannot exceed 2 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा हमारे केस में स्टूडेंट्स SOP नंबर 1, SOP नंबर 2, इसका स्टूडेंट देखो उसने पे किया था पहला 35, तो मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट करके कर दिया 30। अब यहाँ पे वो पे कितना कर रहा है? 2 के लिए 2 लाख भी पे कर रहा है और 30,000 भी पे कर रहा है, तो स्टूडेंट्स टोटली पे किया उसने कितना? आई एम सॉरी, सो टोटल कितना पे किया? 2,30,000।
बट आप 2,30,000 इसका 30 पे किया, इसका 230, बट दोनों घर का टोटल आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख। सो इंडिविजुअल घर का भी स्टूडेंट्स होगा तो मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। दो घर हैं आपके एसओपी, तो दोनों का इंटरेस्ट भी टोटल 2 लाख से नहीं हो सकता। आपने 4 लाख भरा हो, 5 लाख भरा करो, वो आपका प्रॉब्लम है। यू कैन से दैट आई विल क्लेम, सी हियर व्हाट दे से कि टोटल शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। तो सम माइट आर्ग्यू ना कि अच्छा एक घर का 2 लाख मैक्सिमम, तो मेरा दूसरा घर भी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका भी 2 लाख लूंगा। सो कैसे हो गया 4 लाख। गवर्नमेंट सेज दैट नो, बोथ द हाउसेस टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। सो एक अकेला एसओपी है तो भी आप 2 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, और दो एसओपी हैं तो दोनों का इंटरेस्ट भी 2 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो ऑल ही हैज पेड 260, बट रेस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा 2 लाख दोनों का। तो दोनों का टोटल 2 लाख लिखने की वजह से आई हैव टू मेंटेन 2 लाख, तो मैं 30 यहाँ क्लेम कर चुका था, सो आई शुड रिकॉर्ड ओनली 1,70,000। दैट वाज द रीजन आई रिकॉर्डेड 1,70,000। यहाँ आपके लिए नोट, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्लेम्ड फॉर SOP 130, total of both SOP should not exceed 2 लाख। 30 आप क्लेम कर चुके हो, 2 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, तो बैलेंस आप कितना लिख सकते हो, ओनली 170। दैट्स व्हाट आई हैव डन। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, बिकॉज स्टूडेंट्स वो आगे स्लाइड में जगह नहीं है। दिस स्लाइड में ना नंबर 10 में आगे जगह नहीं था, और 11-12 में ना आई हैव डन वर्किंग्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, वो दूसरे क्वेश्चन का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका है, इसके लिए आई कैन रिकॉर्ड ओवर देयर, मैंने यहाँ पे लिख दिया वो। ओके, सो दिस वॉज खाली इंटरेस्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ना सिर्फ इंटरेस्ट पे ध्यान दो, देयर इज नो स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टूडेंट्स, नो म्युनिसिपल टैक्स, कुछ नहीं होता, खाली इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट में गड़बड़ मत कर देना, मिस्टेक मत करना। ओके, सो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हुआ। दिस वॉज 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 4 जो था, 3 तो बिजनेस प्रोफेशन में गया है ना, हमने डिस्कस किया, उसके लिए नोट लिख लेना प्लीज। हाँ, प्रॉपर्टी 4 विल बी कवर्ड बाय इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, आप लिखो प्लीज। अभी ये स्लाइड पे मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन, फिर एक नया स्लाइड बनाना पड़ेगा। ओके, सो कोई टाइम नहीं लगता स्टूडेंट, बट स्टिल आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, आप लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 3 विल बी कवर्ड, 3 था ना वो, प्रॉपर्टी 3 विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉपर्टी 3 विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। Property 3 will be covered under income from business profession. Today I don't want to discuss that, वो business profession में calculation कैसा होता है, एंड में हम लोग करेंगे ऐसा 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज डन। Number 12, ZX has occupied 3 houses for his own residential purpose. Students, ध्यान देना, ZX has occupied 3 houses for his own residential purpose. So if you are occupying houses for own residential purpose, it is treated as self-occupied property students. ठीक है, अब यहाँ पे 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, बट इनकम टैक्स एक्ट में स्टूडेंट्स एनी 2 हाउसेज आर अलाउड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऑल 3 हाउसेज विल नॉट बी अलाउड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वो 3 में से टैक्स पेयर को एसएससी को सेलेक्ट करना है, एनी 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो थर्ड बचेगा, ये केस में जो थर्ड हाउस बच जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। Particulars of which are as follows: house 1, 2 and 3
स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। एक्चुअल रेंट तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, फॉर द सिंपल रीजन एक्चुअल रेंट कब हो सकता है, जब आप हाउस लेट आउट करो, है ना स्टूडेंट्स। हियर यू हैव नॉट लेट आउट योर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आपने लेट आउट किया ही नहीं है, तीनों घर में आप खुद रह रहे हैं, सो यू वॉन्ट चार्ज रेंट टू योर सेल्फ, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा तो स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट इज द रीजन दे हैव नॉट गिवन अस एक्चुअल रेंट। कंफ्यूज मत होना कि एक्चुअल रेंट क्यों नहीं दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर द सिंपल रीजन इन ऑल थ्री हाउसेज ओनर हिमसेल्फ इज स्टेइंग, खुद के घर में खुद रह रहे हो स्टूडेंट्स, तो किससे रेंट लोगे, अपने आप से रेंट लोगे, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट इज द रीजन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव सेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, रिपेयर्स नाम की कोई चीज़ हमारे फॉर्मेट में नहीं होती है। चार टाइप की प्रॉपर्टी होती है इनकम टैक्स में, लेट आउट प्रॉपर्टी, वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। इन ऑल द केसेस हमने फॉर्मेट लिखा है, कहीं भी रिपेयर्स का नाम नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन अगेंस्ट हाउसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, लोन तो लिया आपने घर के अगेंस्ट में, मतलब क्या, घर को मॉर्गेज करके, बट दैट लोन वॉज यूटिलाइज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, सो दिस इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। क्योंकि हमने नोट्स में क्या लिखा था, loan should be taken for 5 purposes, any of these 5 purposes. Number 1 purchase, number 2 construction, 3 reconstruction, 4 repairs, 5th renewals. अगर ये 5 पर्पस के लिए आपने लोन लिया है स्टूडेंट्स, सो ठीक है, यू कैन डिडक्ट देन इंटरेस्ट, बट हियर व्हाट इज दैट पर्पस, लोन लिया है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। आगे समझ में, मतलब उससे कोई आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदा ना, आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया, रिपेयर किया, रिन्यू किया, व्हाट यू हैव डन, वो लोन लेके अपने पर्सनल एक्सपेंस में खर्चा किया उसको स्टूडेंट्स, सो दिस इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड, 22, 25, 30 नहीं मिलेगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ZX फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, हाउस 1 इज इन हिज होम टाउन, was vacant throughout the year as he resided in house 3 in Delhi where he works. House 1 उसका होम टाउन में है, they have not specified where is that home town, but वो पूरा साल वो घर बंद रखता है, क्यों, क्योंकि उसे दिल्ली में रहना पड़ता है जहाँ पे वो काम करता है। हाउस 2 कहाँ पे, इन पुणे, was used by him only for 2 months in summer vacation. ओके, समर वेकेशन में पुणे आया था, 2 महीने रहा वो घर में एंड वापस चला गया स्टूडेंट्स। बाकी ऐसा लिखा नहीं है कि फॉर द रेस्ट 10 मंथ्स हाउस वॉज लेट आउट, मतलब बाकी 10 मंथ्स वो लॉक क्या रहा, हाउस क्या रहा, लॉक रहा स्टूडेंट्स। ओके, सो हाउस 3 जो दिल्ली में है वहाँ पे वो रहता है परमानेंटली, बिकॉज दिल्ली में वो काम करता है। हाउस 1 उसका होम टाउन में है, नेटिव प्लेस में है, वो पूरा साल खाली था। ओके, हाउस 2 पूना में है, विच वॉज यूज बाई हिम ओनली फॉर 2 मंथ्स, so that means for the balance 10 months it was vacant. तो स्टिल तीनों हाउस क्या रहेगा स्टूडेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रहेगा, क्योंकि तीनों में से एक भी घर उसने लेट आउट तो किया नहीं है, वेकेंट लेट आउट भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो ऑल 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट एज पर द इनकम टैक्स अगेन स्टूडेंट्स, तीनों घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, कोई भी 2 घर आप सेलेक्ट करो, एनी कॉम्बिनेशन 1 2 और 1 3 2 3, कोई भी कॉम्बिनेशन एक सेलेक्ट करो, एनी 2 हाउसेज विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो बैलेंस बच जाएगा एक घर, वो आपका डीम लेट आउट हो जाएगा। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये ATC में आता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 35,000 ATC। ही पेड ट्यूशन फीस फॉर हिज इंडिपेंडेंट डॉटर 12,000, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पे आता है, ATC में आएगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 घर है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड। Now how to solve the question students, अभी ऐसे केस में क्या करने का, जहाँ पे more than 2 houses are self occupied, so in that case what to do students, step 1, पहले ऐसा सोच के चलने का स्टूडेंट्स कि all the properties are self occupied। ओके, है और है भी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ऐसा ही सिचुएशन है कि all 3 houses are self occupied। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा सोच के, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स वेयर more than 2 properties are self occupied, when we have more than 2 properties as self occupied, तो कैसे सॉल्व करने का स्टूडेंट्स, 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हाउ टू सॉल्व दैट। फर्स्ट टाइम हम लोग करने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेयर वी हैव मोर देन 2 प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड।
So in that case what to do? पहले ऐसा स्टार्ट करने का, computation as if all three are SOP. Actually all three है भी SOP, बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, एनी टू कैन बी सिलेक्टेड एज SOP ना, तो हम ऐसा समझ के चल रहे हैं नहीं, इनकम टैक्स हमको अलाउ कर रहा है कि तीनों SOP है, चलो ऐसा सोच के चल रहे हैं हम लोग कि तीनों SOP हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हाउस नंबर 1, 2 and 3 दीज आर अमाउंट कॉलम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तीनों को SOP समझ रहे हैं हम लोग, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नील नील नील। अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं। दिया भी होगा म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, वो सब इग्नोर करने का स्टूडेंट्स, ठीक है। डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील। देन उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। दिया भी होगा तो मत रिकॉर्ड करना, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग ऑल थ्री एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, है भी तीनों, बट स्टूडेंट्स इनकम टैक्स खाली 2 प्रॉपर्टी अलाउ करता है ना एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि इनकम टैक्स ने हमको तीनों अलाउ कर दिया, दिस इज एन अजम्पशन, ओके। तो स्टूडेंट्स आंसर होता है नेट एनुअल वैल्यू, लेस डिडक्शन लेते हैं, और डिडक्शन में क्या लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ NAV, जब NAV ही 0 है तो वी कांट गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन, सो भूल जाओ उसको, सो विल गेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है क्या, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ क्या था, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन अगेंस्ट हाउसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। लोन तो लिया आपने अगेंस्ट हाउस, नॉट एन इश्यू, बट दैट लोन वॉज टेकन फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस, मतलब घर पे खर्चा नहीं किया आपने, ना घर उससे परचेज किया, ना घर कंस्ट्रक्ट किया, ना घर उससे रिपेयर किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, रिन्यू किया, क्या किया, वो लोन आपने दूसरे काम में, कोई पर्सनल काम में खर्चा कर लिया। सो दिस इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। एक ही इंटरेस्ट दिया था स्टूडेंट्स, वो भी डिसअलाउड हो गया स्टूडेंट्स, वो भी डिसअलाउड हो गया, तो ठीक है जाने दो, डिसअलाउड हो गया तो देर इज नो डिडक्शन। खाली मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स, ऑल्दो इट्स नॉट देयर, हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, नील नील नील। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो तीनों केसेस में इनकम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, नील आ रहा है। सो दिस इज इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो हमने सीखा भी है, या तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 0 माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और इट शुड बी 0, तो यहाँ पे 0 आया। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। वेन एवर वी हैव मोर देन 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वेन आप 2 से ज़्यादा घर में खुद रहते हो, सो फर्स्ट स्टेप क्या करने का, जितने घर में आप रहते हो सबको ऐसा एज्यूम करो दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड स्टार्ट मेकिंग कैलकुलेशन। तो हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ तक हम आ गए। अब सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, वापस कंप्यूटेशन करना है, अब तीनों को डीम्ड लेट आउट करके, डीम लेट आउट समझ कर, ओके। नाउ आई विल राइट कंप्यूटेशन एज इफ ऑल 3 आर डीम लेट आउट। इनकम टैक्स क्या कहता है, आपके पास 2 से ज्यादा घर है ना, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड समझो और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड समझो, बाकी बचे रेस्ट अदर हाउसेज शुड बी ट्रीटेड एज डीम लेट आउट। बट हम यहाँ कैसा अजम्पशन करेंगे, नहीं, ऑल 3 हाउसेज आर डीम लेट आउट फॉर अस, अगेन सेम हाउस 1, 2 एंड 3, ओके। अब डीम लेट आउट का स्टूडेंट्स हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, अगेन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें पहला लिखा जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ सब डिटेल लिखी जाती है। डीम लेट आउट मतलब एज्यूम टू बी लेट आउट, है नहीं वो, बट हमने उसको लेट आउट समझकर कैलकुलेशन करना है। डिटेल्स दिया है, देखो यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दोनों दिया है, 15 लाख 25 35, 15 25 35 म्युनिसिपल वैल्यू, 15 25 35, fair rent it is 15
वही क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, दिस इज 28 दिया है उन्होंने एंड 35 दिया है, सॉरी दिस 35 लाख. तो स्टूडेंट्स वी राइट विच एवर इज हायर. सो 15 और 15 विच इज हायर, वो 15 ही रहेगा. 25 28 विच एवर इज हायर. 35 35 विच एवर इज हायर. Okay students, we write whichever is higher. Then we record what students, standard rent. Okay, standard rent भी हमको दिया था students. देखो standard rent beginning में 18 लाख, 18 20 and 30, 18 20 and 30 it is given. 18 lakh, 20 lakh, 30 lakh. Then we say whichever is lower. 15 और 18 whichever is lower, obviously 15 है. 28 और 20 whichever is lower. 35 और 30 whichever is lower. ओके स्टूडेंट्स. देन इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक्चुअल रेंट. बट स्टूडेंट्स एक्चुअल रेंट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑल थ्री आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. खुद के घर में आप खुद रह रहे हो, किसको रेंट दोगे, किसको भी नहीं ना, अपने आप को रेंट थोड़ी दोगे स्टूडेंट्स. ओके, सो देयर कांट बी एनी एक्चुअल रेंट. सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एक्चुअल रेंट. ऑल्दो मैंने लिखा है डीम लेट आउट. डीम लेट आउट मतलब ऐसा सोचो लेट आउट किया है. सो दैट डजंट मीन्स कि एक्चुअल रेंट एज्यूम कर लेने का. एक्चुअल रेंट नहीं दिया है, जाने दो, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगेन वो 3 कॉलम्स बना लेता हूँ. देर आर 3 हाउसेज. ओके स्टूडेंट, देन यहाँ तक हम आ गए. स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, दैट मीन दिस इज माई GAV. ये मेरा ग्रॉस, बिकॉज देर इज नो एक्चुअल रेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लेस म्यूनिसिपल टैक्स. देर इज नो एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट के बाद हम लोग लिखते हैं ना विच एवर इज हायर, बट देर इज नो एक्चुअल रेंट. दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. सो विल राइट लेस म्यूनिसिपल टैक्स. देख लो अगर है क्या म्यूनिसिपल टैक्स, चेक कर लो. Standard rent, municipal value, fair rent. Municipal taxes paid 12,000, 24 and 36. 12, 24, 36. 12,000, 24,000, 36,000. So we get NAV. So कहते हैं नेट आंसर को नेट एनुअल वैल्यू. ओके, तो स्टूडेंट्स ये 12, 24, 36 है. सो 15 लाख माइनस 12,000, 20 लाख माइनस 24,000, 30 लाख माइनस 36,000. कैलसी यूज कर लेता हूं मैं स्टूडेंट. एनुअल वैल्यू में से माइनस होता है. 15 लाख माइनस 12,000, it is 14 lakh 88, 1488. Okay, then 20 lakh minus 24, 19 lakh 76,000, 1976. 30 lakh minus 36 is 2964, 2964,000. ये आपका हो गया नेट एनुअल वैल्यू. मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, वी हैव एज्यूम दैट ऑल 3 प्रॉपर्टीज आर डीम्ड लेट आउट, है ना. डीम लेट आउट हमने सोच के कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स फिर आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 में, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. पहला हमेशा कौन सा होता है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिडक्शन. पूरी डिटेल्स दिखनी है तो सेक्शन 24A में आता है. एंड 30% ऑफ NAV. तो NAV हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स. 14 लाख 88 का 30% फाइन कर लो. 1488 इंटू 30%, इट कम्स टू 4,46,400. 446,400. फिर 19,76,000 इंटू 30%,
5,92,800, 5,92,800, then 2,964,000 into 30%. It is 8,89,200, 8,89,200. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंटरेस्ट देखते हैं, कोई इंटरेस्ट था क्या स्टूडेंट? देखो एक था, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन अगेंस्ट हाउसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी डिस्कस किया, लोन तो लिया आपने घर के अगेंस्ट में, बट वो लोन खर्च कहाँ किया? घर के लिए खर्च नहीं किया, मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस, यू कांट डिडक्ट इंटरेस्ट। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट तो था नहीं स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट नहीं है तो जाने दो, तो इंटरेस्ट विल राइट निल। ना प्री कंस्ट्रक्शन है ना करंट ईयर का है, एक इंटरेस्ट दिया है बट इट वाज फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस। लोन लिया है घर के लिए तो घर पे खर्चा करो, आप अपने पर्सनल काम में वो लोन खर्चा नहीं कर सकते। इन दिस चैप्टर 14,88,000 माइनस 44,64,100, इट कम्स टू 10,41,600, 10,41,600। नेक्स्ट इज 1976 लेस 5,92,800, it comes to 13,83,200, 13,83,200. Last finally 2,964,000 less 8,89,200, it is 20,74,800, 20,74,800. ये आपका इनकम हो गया फ्रॉम डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, है ना? हमने ऐसा एज्यूम किया था ना, तो पहला केस में एज्यूम किया कि तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मुझे इनकम जीरो आई स्टूडेंट्स, दैट वाज स्टेप 1 आप कह सकते हैं उसको। स्टेप 2 क्या था? कंप्यूट एज इफ ऑल 3 आर डीम लेट आउट। ऐसा सोच के चलो आपने सब लेट आउट किया, बट इसमें एक्चुअल रेंट नहीं हो सकता, वो एज्यूम मत करना। एक्चुअल का मतलब भी क्या होता है? रेंट मिला, इसमें रेंट तो मिलेगा नहीं बिकॉज ऑल 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैंने वो बेस पे भी कैलकुलेशन कर लिया, सो आई गॉट दिस आंसर। फिर क्या करने का? स्टेप 1 में जो आंसर आया ना हमको, स्टेप 1 में स्टूडेंट्स, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है हमको। आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेप 1 लेस स्टेप 2। ओके, स्टेप 1 में तीनों इनकम स्टूडेंट्स आपको जीरो आया है, हमने ऑलरेडी देखा ना वहाँ पे तीनों इनकम जीरो है ना, तीनों हाउस का इनकम जीरो है स्टूडेंट, 0 0 0। ओके, तो 0 माइनस 10,41,600 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 10,41,600। 0 माइनस करेंगे तो 13,83,200। 0 माइनस दिस यू विल डू, इट विल बी 20,74,800। स्टूडेंट जीरो है, आई सेड स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये आपका स्टेप 1 हो गया, तीनों में जीरो। ये आपका स्टेप 2 हो गया, तो 0 माइनस 10,41,000, 0 माइनस दिस, 0 माइनस दिस, तो 0 माइनस करोगे तो तीनों आंसर नेगेटिव होगा ना स्टूडेंट्स। ओके, आगे समझ में फॉलोड? यहां तक बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हाँ लेंथी है बट स्टूडेंट्स इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आई वोंट से इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। ओके, नाउ इसमें से जो हाईएस्ट नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, ये एक हाईएस्ट है एंड सेकेंड हाईएस्ट। दो प्रॉपर्टी हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हैं ना, अब कौन सा दो करने का? जो हाईएस्ट नेगेटिव है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। देयरफॉर, आपके रेफरेंस के लिए, देयरफॉर हाउस पहला कौन सा? हाउस 3 एंड हाउस 1 विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ऐसा करने का सुनो। सो वेन एवर यू हैव मोर देन 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो पहला स्टेप क्या करने का? एज्यूम कि जितने घर है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड वो सब आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड ही, एंड मेक द कैलकुलेट, जो भी आंसर आया, यहाँ तो 0 आया, जो भी आंसर आता है वो कैलकुलेट कर लो। इफ यू हैव मोर देन 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन एज्यूम कि वो जितने घर हैं सब आपने लेट आउट किया है, मेक द कैलकुलेशन, जो आंसर आता है आने दो स्टूडेंट्स। देन स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो स्टेप 1 हाउस 1 का 0 था तो 0 माइनस मैंने 10,41,000 किया। स्टेप 2 हाउस 0 था, स्टेप 1 सॉरी हाउस 0 था, ये सेकेंड हाउस का इनकम माइनस किया। स्टेप 1 हाउस 3 0 था,
माइनस स्टेप 2, सो आई गॉट दिस आंसर, 0 माइनस का नेगेटिव। इसमें जो हाईएस्ट नेगेटिव होगा ना स्टूडेंट, दैट 2 हाउसेज विल बी, क्योंकि हमको इनकम टैक्स क्या अलाउ करता है, मैक्सिमम 2 हाउसेज कैन बी सिलेक्टेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैंने हाउस 3 और हाउस 1, सॉरी स्टूडेंट्स, हाउस 1 नहीं होगा, हाउस 2 होगा, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाउस 3 एंड हाउस 2 होगा ना स्टूडेंट्स, वो 13 लाख है, 10 लाख उससे कम होता है। सो हम हाईएस्ट नेगेटिव आंसर दिख रहे हैं ना, दो हाईएस्ट नेगेटिव कौन सा है, 20 लाख एंड 13 लाख। सो हाउस 3 एंड 2 विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमारा ये क्या हो गया, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया। आगे समझ में स्टूडेंट्स, फॉलोड। अब स्टूडेंट्स वापस से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्या हुआ, ये दोनों घर हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड। प्लीज ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी वापस कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बट अभी यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या हो गया आपका, एसओपी हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, एसओपी हो गया, और ये अभी आपके लिए डीम लेट आउट हो गया। क्यों इनकम वापस फाइंड करूं, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, मैंने ऑलरेडी एज्यूम किया था कि तीनों हाउस एसओपी हैं, तो एसओपी के हिसाब से हाउस 2 एंड 3 बेस्ड ऑन एसओपी, बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट दीज ऑल 3 हाउसेज आर एसओपी, बेस्ड ऑन दैट हाउस 2 का आंसर क्या आया 0, 3 का क्या आया 0, तो वापस कैलकुलेट करोगे तब भी 0 आएगा ना स्टूडेंट्स। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, हमने ऑलरेडी करके रखा है ना कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स इफ समवन आस्क मी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट में मैंने एचपी लिखा, तो ये तो निल, ये निल, क्योंकि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इनका कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है और वहां पे आंसर 0 आया था। और हाउस नंबर 1 हमने क्या एज्यूम किया, डीम लेट आउट। डीम लेट आउट का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, हाउस 1 डीम लेट आउट है, तो ये कॉलम ध्यान दो। अभी ये दोनों तो एसओपी हो गए, तो स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर क्या आया था, बेस्ड ऑन डीम लेट आउट 10,41,600। सो व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम एंड फाइंड द आंसर अगेन, मुझे तो वो आंसर पता है 10,41,600। So this is your income from house property. आगे सुनो, तो वापस इसमें ये assumption करने के बाद क्या होता है, based on that you get the answer कि which houses have to be treated as self occupied। second important point क्या है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट कर चुके हो, based on deemed let out आपको पता है कि कौन से हाउस का क्या आंसर है, और based on self occupied you know which house and what is the answer। ठीक है स्टूडेंट्स, so house 2 and 3 are self occupied, उसका आंसर 0 है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, इफ आई से डीम लेट आउट, तो डीम लेट आउट अभी मैंने फाइनली क्या डिसाइड किया, हाउस 1 है, तो हाउस 1 का बेस्ड ऑन डीम लेट आउट क्या आंसर है मुझे पता है, 10,41,600 स्टूडेंट्स। आगे सो में स्टूडेंट्स, सो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 10,41,600 प्लस 0 प्लस 0। दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट लाइन। कुछ नया नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं ऐसा लिख रहा हूं, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, स्टूडेंट्स ये भूल जाओ, ये खत्म हो गया, हाँ ये आंसर सब खत्म, ऐसा समझो कॉलम्स खत्म हो गए। सो नाउ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 10,41,000। अल्लाह खैर, ओके मैं फिर भी ऐसा डिटेल्स में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा रहेगा आपके रेफरेंस के लिए। आई विल से 10,41,600 प्लस 0 प्लस 0 है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 0 आंसर है। सो इफ आई एड अप आंसर विल बी 10,41,000। तो ये मेरा टोटल इनकम का, हो सकता है नेगेटिव हो तो ये माइनस करते, बट वो नेगेटिव नहीं है, 0 आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई डिडक्शन वगैरह था स्टूडेंट्स, देखो कोई ट्यूशन फीस वगैरह दिया था उन्होंने। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ZX, टोटल इनकम मुझे मिल गया वो 10,41,600। हाउस 1 इज इन, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या, नहीं यही क्वेश्चन था, आई एम सॉरी यही था। ओके, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 टू यूलिप, contribution to PPF 35, he paid tuition fees for his daughter 12,000। स्टूडेंट्स ये सब 80C में आता है, तो स्टूडेंट्स 80C में जाके ये कैलकुलेशन बता देंगे। अभी 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, वो हो गया, तीनों हाउस का कैलकुलेशन हो चुका। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या क्या पे किया मैं भूल गया, क्या यूलिप 20,000, PPF 35 एंड 12, 20, 35 एंड 12। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मैंने शॉर्ट में लिखा है 20, कंट्रीब्यूशन टू PPF 35, पेड ट्यूशन फीस फॉर डॉटर 12।
टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20, 35, 55, 55 प्लस 12 इज 67. दिस इज 80C, तो we say or 1,50,000 and whichever is lower. So students 67 और 1,50,000 which is lower? Obviously 67. तो ये आपको डिडक्शन मिलेगा. तो स्टूडेंट्स आपका टोटल इनकम कितना था? 10,41,600. मैं इसको कैंसिल करके सेकेंड कॉलम में लिख देता हूँ. एक्चुअली कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी, नहीं तो प्रेजेंटेशन आपको गलत लगेगा. 10,41,600 टोटल इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी. इसमें से आपको ये माइनस करनी मिलेगा 67,000. सो डिडक्ट दैट 67,000. 10,41,600 कैलसी कहाँ गया? 10,41,600 माइनस 67,000. इट कम्स टू 9 लाख. आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है 9,74,600. दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, या जिसको उन्होंने टोटल इनकम पूछा था. देयर वाज नो अदर इनकम, कोई अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. सो दिस वाज द फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है बट सिंपल होता है स्टूडेंट्स. सो इफ दे गिव अस मोर देन 2 हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 से ज़्यादा घर हैं आपके पास और ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो पहला क्या एज्यूम करने का कि ठीक है ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड ना, स्टार्ट मेकिंग कैलकुलेशन. जो भी आंसर आता है स्टूडेंट, या तो 0 आएगा या तो नेगेटिव आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में. देन स्टूडेंट 2 से ज़्यादा घर हैं, ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. सो जितने वो घर है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, सबको ऐसा एज्यूम करो कि दे आर डीम लेट आउट एंड स्टार्ट मेकिंग कैलकुलेशन. जो भी आंसर आएगा वो लिखो, मैंने लिखा. फिर वो स्टेप 1 में जो आंसर आया था उससे 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस, सो आई गॉट दिस नेगेटिव आंसर. तो ये जो हाईएस्ट 2 नेगेटिव है ना, दोज 2 हाउसेज विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. इनकम टैक्स एक्ट हमको अलाउ करता है मैक्सिमम 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो हाउस 3 और हाउस 2 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड समझा, तो हाउस 1 बन गया मेरा डीम लेट आउट. स्टूडेंट्स वापस से इनकम कैलकुलेट करने की गलती मत करना, आपको आंसर सेम आएगा. ये गलती कभी मत करना स्टूडेंट्स. क्या करना है हमको? ओके, सो दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 0 है. मैं ऑलरेडी ये स्लाइड पे मैं कर चुका था. 0 हाउस 2 एंड 3 और हाउस 1 डीम लेट आउट है. एज डीम लेट आउट उसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, वही चीज़ मैंने कॉपी कर ली. तो आपको इनकम वापस नहीं फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ओके, ऊपर सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं. सो 10,41,600 प्लस 0, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 10,41,600. हाँ, क्वेश्चन में डिडक्शन पूछा था तो मैंने वो डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया. सो दिस इज द फाइनल टैक्सेबल इनकम. हो गया सॉल्व.